देखो चलो मैं एक क्वेश्चन क्रिएट करता हूँ, आप ट्राई करना जरा इसको। एक एलिमेंट है स्ट्रोंशियम, एटॉमिक नंबर 38। आज जरा इसका ब्लॉक निकालिए, इसका पीरियड पता लगाइए और इसका ग्रुप नंबर क्या हो, ये डिसाइड करना। चलिए करिए स्टार्ट सब लोग। कल आपको इसका मेथड सिखाया वो, ब्लॉक कैसे निकलता है, ग्रुप कैसे निकलता है और पीरियड कैसे निकलता है। करिए स्टार्ट। एटॉमिक नंबर 30, स्ट्रोंशियम की बात हो रही है। एटॉमिक नंबर 38, टेबल की हेल्प मत लीजिए, अपने तरीके से करिए सब लोग, कॉन्फ़िगरेशन लिख के पता लगाइए। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पता लगा सकते हो इसका ब्लॉक कौन सा है, पीरियड कौन सा है, ग्रुप कौन सा है। चलिए करिए स्टार्ट। कॉन्फ़िगरेशन से पता लग जाएगा इसका ब्लॉक कौन सा है, ग्रुप कौन सा है और पीरियड कौन सा है। थोड़े से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके फिर हम आगे चलेंगे। चलिए हुआ। एटलीस्ट कॉन्फ़िगरेशन किसी ने लिखा। कॉन्फ़िगरेशन का तो रूल है, अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया तो काफी हेल्प मिल जाएगी। हाँ बोलो बच्चे, बताओ बताओ, बोलिए बोलिए, कॉन्फ़िगरेशन क्या है। एक तो सब लोग ना अपने आप कीजिए, किसी कॉपी मत देखिए। हाँ बताइए, शुरू से बोलिए एक बार। ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं है इसका। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 के बाद क्या आएगा, देन 3d10, देन एक मिनट पहले, एक मिनट चेक करिए यहाँ तक कितने इलेक्ट्रॉन कवर हुए हैं आपके, 30 हुए हैं, ये 38 है। इसके बाद क्या आएगा, 4p6। देखो सुन लीजिएगा एक मिनट, किसी को अगर नहीं पता हो तो क्लियर कर लीजिएगा। जब 30 तक कॉन्फ़िगरेशन पूरा हो जाएगा ना, तो मैंने शायद पहले आपको बताया था ये सिमेट्री चलेगी। देखो देखो 3p के बाद 4p आएगा, अब 36 इलेक्ट्रॉन हुए, अब क्या आएगा, 4s के बाद 5s। देखो ये हुआ इसका कॉन्फ़िगरेशन। अरे बस सबको समझ, एक्चुअल में कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए। अभी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया, आप चेक करिए लास्ट इलेक्ट्रॉन का एंटर कर रहा है, एस सब शेल। तो नेचुरली ये किस ब्लॉक का एलिमेंट है, एस ब्लॉक। चलिए गुड, आपने ब्लॉक डिसाइड कर दिया, एस ब्लॉक का मेंबर है। बताइए इसका पीरियड क्या, 5। क्यों, हाँ, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन, कल की थ्योरी थी हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन, यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन 5 है, नेचुरली ये 5th पीरियड का मेंबर। अभी हम चेक भी कर लेंगे टेबल में। बताइए ग्रुप नंबर क्या है इसका, बाकी लोग भी बोले ना, ग्रुप नंबर इसका 2 है, वाई एस 2, ये एस ब्लॉक का मेंबर है। कल का रूल क्या था, जब एलिमेंट एस ब्लॉक से बिलोंग कर रहा हो, जो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे वही ग्रुप नंबर था। ये कल सिखाया गया था, कल के रूल्स को फॉलो करो, कल का क्वेश्चन है। देखो अब आप जज कर सकते हो, देखो ये रेस्ट्रोनशिप, अगर ऐसा पोटेंशियल देखो, ये रेस्ट्रोनशिप देखो, एस ब्लॉक का मेंबर है, ये लेफ्ट में हमारा एस ब्लॉक ही होता है, ये इसका 5th पीरियड साफ दिख रहा है, देखो आप, और ग्रुप नंबर 2 है। तो सारी बातें जज भी हो रही है, वी आर राइट। इज इट क्लियर, आया सबको समझ, है ना। कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो वो किसी बात का आंसर निकाल सकते हैं। अब देखो एक ऐसा क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूँ, थोड़ा डिफरेंट केस है, उसका टॉमिक नंबर ना 112 है। अब जरा इसके ऊपर फोकस करिए सब बच्चे, जरा यही इंफॉर्मेशन आपको निकालनी है, टॉमिक नंबर 112 है। ऐसे क्वेश्चन भी क्लास 11 के एनसीईआरटी में गिवन है, तो इनको भी हमें करना आना चाहिए। कीजिए स्टार्ट। अब टॉमिक नंबर 112, 112 बहुत बड़ा टॉमिक नंबर है, कोई बात नहीं, आप कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। अगर आपने सही कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया तो हर बात का आंसर निकलेगा। कीजिए ट्राई करिए, मैं आपकी हेल्प करूंगा बीच में जहां प्रॉब्लम आएगी ना। देखिए जहां तक कॉन्फ़िगरेशन आप लिख सकते हैं, बातें नहीं प्लीज बोलो। टॉमिक नंबर 112, अगर आप इसका सही कॉन्फ़िगरेशन लिख दें तो हर बात का आंसर हमारे पास आ जाए। वॉइस बात नहीं करनी, बिल्कुल ऑनेस्टली करिए अपने आप। टॉमिक नंबर 112, देखिए कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, टाइम मत वेस्ट कीजिए, फटाफट आगे बढ़ना दिए मैं। चलो बोलो को कॉन्फ़िगरेशन जहां तक लिख पाए, कोई भी बोले बताओ, आप बोलिए बताइए। देखो अब इनकी बात सब सुनिए, मैं अपनी हेल्प भी कर रहा हूँ, शायद बीच में प्रॉब्लम आएगी, ये पहले बात सुन लिया। बताओ 1s2 2s2 2p6
3s2 3p6 4s2 3d10। अब 1 मिनट सब यहीं पे रुक जाए, जरा यहाँ तक रुक जाए सब लोग 1 मिनट के लिए। हमने कॉन्फ़िगरेशन यहाँ तक लिखा। हमारे कितने इलेक्ट्रॉन कवर हुए? 30। 30 कवर कर दिए हमने। एटॉमिक नंबर 112 है। अब देखो जरा सब बॉयज अटेंशन पे करो। अब इसके बाद ना एक सिमेट्री ऑपरेशन लगाओ। सिमेट्री सिमेट्री कैसे? यहाँ 3p आया था, 3p के बाद क्या आएगा? 4p। एक बढ़ा दो बस, 3p के बाद 4p, 4s के बाद 5s, 3d के बाद 4d। ठीक है ना? अब अगर आप देखोगे 36 38 48 इलेक्ट्रॉन हमने कवर किया, अभी आगे भी चलना है। 4p के बाद 5p, 5s के बाद 6s। लेकिन अब एक बात ध्यान रखनी है, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जब 6s आएगा ना, तो 6s के बाद ना 4f आएगा। देखो मैं थोड़ा सा इसको डिफरेंट कलर से हाईलाइट कर दूं। 6s के बाद 4f आएगा, 4f। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। 4f14। अब क्या आएगा 3d के बाद? 5d। बताओ बच्चों, आ रहा है समझ? है तो कोई डाउट? आप फिर चेक कर सकते हो कितने इलेक्ट्रॉन कवर कर लिए हमने। यहां तक हमारे 48 हुए थे, 54 56, ये हो गए 70 और 10 80 तक हो गए, 80 तक पहुंच गए हम लोग अभी। अब क्या आएगा बताओ? 4p, एक मिनट 5p के बाद 6p6, 6s के बाद 7s2, 4f के बाद 5f14। 1 मिनट पहले चेक कर लेते हैं। 80 हो गए थे ना इलेक्ट्रॉन हमारे पूरे? 86 88, 88 और 14 102 होता है, 102 अभी रहते हैं इलेक्ट्रॉन। 5f के बाद क्या आएगा? 6d, 6d 10। फिर गिन लीजिए एक बार, कितने हो गए थे वहां पे? 102 हो गए थे ना? 102 112 हो गए। देखो 112 पे हम पहुंच गए। कॉन्फ़िगरेशन हो गया पूरा। आई बात समझ? रुक जाओ 1 मिनट, गर्ल्स रुक जाओ। देखो हम सबको ये बात 11 12 से ही याद है, इतना तो हमने 11 क्लास में किया। अब लिखने की जल्दी मत करो, ये हमें आता है। इसके बाद ना सिमेट्री लगाओ। 3p के बाद क्या आएगा बोलो सब लोग? 4p, 4s के बाद 5s, 3d के बाद 4d। आई बात समझ? 4p के बाद 5p, 5s के बाद 6s, 4d के बाद 5d। आ रही है बात समझ? 6s के बाद 4 है, 4 है। इज इट क्लियर? फिर वही प्रोसेस 5p के बाद 6p, 6s के बाद 7s, 4f के बाद 5f और 5d के बाद 6, ऐसे चलते रहिएगा। बोलो आ रहा है समझ? थोड़ा हमारा टाइम तो लगेगा, लेकिन अभी ये थोड़ा लेंदी अप्रोच है, लेकिन सही अप्रोच है, गलत नहीं है। मैं आपको शॉर्टकट भी थोड़ा सिखा दूंगा, लेकिन वो भी कुछ और थ्योरी पढ़ने के बाद पता लगता है। अब हमने कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया था, इसका जो हमारा एम था क्या आया था लास्ट में? डी। तो कौन से ब्लॉक का मेंबर है ये? डी ब्लॉक। लो ब्लॉक तो निकल गया, अभी हम जज भी कर लेंगे, है ना? ये बताओ इसका पीरियड नंबर क्या? बाकी लोग भी ना, बाकी लोग भी पार्टिसिपेट किया करें, एक बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हाँ बताओ क्यों 7? हाँ, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन। देखो ये रहा हाईएस्ट। आप भी देखो, आप भी दिमाग लगाओ, वो सब कर सकते हो तो हम क्यों नहीं कर सकते? हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन 7 है, 7 पीरियड। अब बताओ सर ग्रुप नंबर क्या है? ग्रुप नंबर 12। ग्रुप नंबर 12। चलो देखते हैं। कल का रूल आपको याद है? अगर एलिमेंट डी ब्लॉक का मेंबर हो तो एनएस वाले इलेक्ट्रॉन और n-1 डी, याद है आपको? इन इलेक्ट्रॉन को ऐड करते थे, ये कल सिखाया गया था। बस ये 10 इलेक्ट्रॉन है और ये एनएस काउंट होगा, ये एनएस काउंट होगा, ये n-1 डी काउंट होगा। 2 + 10 कितना होता है? 10। ग्रुप नंबर इसका हो गया 12। ये इसकी सीधी सी केमिस्ट्री। बोलो इज इट क्लियर? बोलो आ गया समझ? अब आप पहली कर सकते हो। देखो ये रहा 112। देखो 112 वाला एलिमेंट जो होगा ना, 112, 112 देखो ये रहा यू बी। देखो आपके सामने क्लियरली ग्रुप नंबर 12 में आ रहा है, पीरियड नंबर 7 आ रहा है, और डी ब्लॉक ये होता है ये हमारा। तो हमारा आंसर ठीक है। मैं जज कर रहा था हमारा आंसर रॉन्ग तो नहीं है, हमारा आंसर ठीक है। बोलो क्लियर हुआ? तो थोड़ा सा ना मतलब ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो। कैसे कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं? लो इसको नोट कर सकते हैं फटाफट जल्दी। ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में बहुत सारे एक्सपेक्टेड है, इस बार मिल रहे हैं आप। किसी के पास टीवाई क्विज वगैरह को बुक है? एक बच्चा लाता था, हम में से कोई है नहीं किसी के पास? अगर है तो निकालो फटाफट को बुक हो। मैं देखता हूँ कोई लेटेस्ट क्वेश्चन यहाँ से आया तो आपसे करवा भी लेंगे। निकाल दे दो, कोई बात नहीं, जो भी पूछ सकती है बस।
ठीक है, तो आप ऐसे किसी का भी कॉन्फ़िगरेशन लिख के उसकी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। वो कौन से ब्लॉक में है, कौन से ग्रुप में है, क्या उसका पीरियड है, ईच एंड एवरीथिंग। बस हमें अच्छे से कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। देखो आपको शॉर्टकट भी सिखाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन उसके अंदर शॉर्टकट सिखाना मुश्किल है और टाइम लगता है बस। तो इसके लिए और थ्योरीज चाहिए आपको ना। देखो एक लेटेस्ट क्वेश्चन आया हुआ है, ये आपसे करवाते हैं, इसके बाद आगे की हम थ्योरी शुरू कर देंगे आज की। चलिए हो गया उम्मीद है ये सबको आए, अच्छे से लिख लो, ये सीक्वेंस लिखो। और सबसे इंपॉर्टेंट है आपको लिखना खुद आए, और 6s के बाद 4f की एंट्री, इसको दिमाग में बिल्कुल सेट कर लो, ये कभी गलत ना हो। 6x के बाद हमारा 4f जरूर आएगा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा बात ही नहीं, मैडम बोलिए मत प्लीज, यहाँ पर देखिए सब लोग, और जो सुन रहे पूछ रहे हैं ना, यहाँ पे अटेंशन पे आया करेंगे उसके समय, बोलो मत। अब होपफुली क्लियर हो गया। ठीक है ना, ऐसा कोई भी क्वेश्चन मिले एनसीईआरटी में है, मेरे को याद है टॉपिक नंबर 120 वाले का भी वहां पे क्वेश्चन है ऐसा, 120 वाले को भी ऐसे लिखना है, 114 वाला केस भी वहां पर है, ये सब डिस्कस है वहां पे। ऐसे किसी का भी ब्लॉक निकालना, ग्रुप निकालना, पीरियड निकालना आ सकता है। देखो अब एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करवा रहे हैं, वैसे ये कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड है। ठीक है, सब नोट कर लिया उम्मीद है। ठीक है, अब एक एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर है उसका 64, उस एलिमेंट को बोलते हैं गैडोलीनियम, जीडी उसका सिंबल होता है। जरा इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखो फटाफट। गैडोलीनियम कहते हैं इसको, गैडोलीनियम। एटॉमिक नंबर इसका 64 है, सब इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखे हैं फटाफट, जल्दी। बातें नहीं, स्टूडेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन लिखे हैं, एटॉमिक नंबर 64, एलिमेंट नेम इज गैडोलीनियम, सिंबल इज जीडी। देखो देखो सब ट्राई करो। एलिमेंट नेम इज गैडोलीनियम, सिंबल जीडी, एटॉमिक नंबर 64। इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखे सब लोग, अभी देखते हैं। एक बार लिखे लिखे, दिखाना क्या रहा लास्ट में। चलो कोई बताते हैं, कोई बात नहीं मैडम, तो कीजिए सब लोग कीजिए। या देखो, देखो ध्यान देना, इसका कॉन्फ़िगरेशन देखो ऐसे आ रहा होगा, एक मिनट दोबारा ट्राई करता हूँ, देखो यहाँ पे गैडोलीनियम एटॉमिक नंबर 64, देखो मैं ट्राई करता हूँ, तो सब अटेंशन पे करना प्लीज। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10। मैंने बोला ना, यहाँ तक तो 11th क्लास में रटवा देते हैं, सबको याद होता है। 30 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कवर हो जाते हैं। इसके बाद क्या करना है, सिमेट्री रटेंगे नहीं। 3p के बाद 4p, 4s के बाद 5s2, 3d के बाद 4p के बाद 5p, 5s के बाद 6s, लेकिन 6s के बाद 4f आता है, और शायद 4f 8 आ रहा है ना, तब इलेक्ट्रॉन 64 पूरे हो जाते हैं। अब इधर सुनिए, देखिए एक मिनट जल्दी मत कीजिएगा प्लीज, सुनिएगा। देखिए देखो ये एलिमेंट क्लियरली एफ ब्लॉक का मेंबर है, लेकिन आपको एक बात पता है, डी एंड एफ ब्लॉक में एक प्रॉब्लम है। जरा ध्यान दो मेरी बात क्या कह रहा हूं मैं। डी एंड एफ ब्लॉक की पता प्रॉब्लम क्या है,
उनके बहुत सारे एलिमेंट्स ऑफ बोर्ड रूल को फॉलो नहीं करते, इस रूल का पालन नहीं करते हैं, आपको पता है बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं। क्रोमियम है ना, कॉपर है, सिल्वर है, इवन 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 मोलिब्डेनम है। एक नहीं, पता नहीं कितने सारे एलिमेंट है जो इस रूल को फॉलो नहीं करते। ये कॉन्फ़िगरेशन का रूल फेल हो जाता है वहां पर। बहुत सारे एलिमेंट है, ये डी एंड एफ में मिलेंगे आपको ज्यादातर। ये एलिमेंट भी ऐसे ही है। पता क्या करता है, ये अपने आप को F7 करने की कोशिश करता है। F7, बात मत करिए। पता है इसको F7 बनने से क्या फायदा हुआ? Yes, ये हाफ फिल्ड हो जाएगा। याद है आपको? अर्ध रूप से भर जाएगा। अर्ध रूप से भरने का मतलब क्या आ गई? एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। ये ना हम जब एफ ब्लॉक में जाएंगे वहां भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी तो हमारा चैप्टर कुछ और है। वैसे ही पीछे मैंने क्वेश्चन करा दिया ये वाला। देखो ये है इसका सही कॉन्फ़िगरेशन। इसने आपको अपने आप को एक्स्ट्रा स्टेबल करने के लिए, ज्यादा स्थायी करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को आगे भेज दिया। एक इलेक्ट्रॉन को आगे भेज दिया। अब ये F7 हो गया। F7 का मतलब आप जानते हो ना, एग्जैक्टली हाफ फिल्ड, जैसे कहते हैं अर्ध रूप से भरा हुआ, है ना। F7 का मतलब क्या होता है? अर्ध रूप से भरा हुआ। और जो हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड होते हैं वो केमिस्ट्री में क्या होते हैं? एक्स्ट्रा स्टेबल, ज्यादा स्थायी। तो इसने ज्यादा स्थायित्व प्राप्त करने के लिए ऐसा किया। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन है। हम जब डी एंड एफ ब्लॉक में जाएंगे फिर कराएंगे। अब देखो मुझे एक बात आपको और सिखानी है, जरा ध्यान दो। देखो मैंने क्वेश्चन क्यों डिस्कस किया। देखो आप ना, एक शॉर्टकट था इसे करने का। ये आपको मैं सिखा दूंगा, अभी टाइम लगेगा लेकिन थोड़ा था ना अभी। देखो आपको एक चीज सिखाते हैं, 36, 38, 40, 54। देखो यहां तक ना, यहां तक अगर आप ध्यान से देखें, यहां तक का जो कॉन्फ़िगरेशन है पता किसका है? जिनोन का है। एक इनर्ट गैस, अक्रिय गैस। तो कॉन्फ़िगरेशन लिखने का एक तरीका और होता है। जो इससे पहले वाली इनर्ट गैस आए उसको ऐसे ब्रैकेट में लिख दो। आपने जिनोन को ब्रैकेट में लिख दिया, इसका मतलब जिनोन का कॉन्फ़िगरेशन यहां तक है। जिनोन वाला आगे क्या आएगा? 6s2, 4f7, 5d1। ये तरीका भी होता है। जब कंपटीशन में क्वेश्चन आएगा ना, वो ऐसे देंगे आपको, देखो ऑप्शन वो ऐसे देंगे। आप डरना मत, ये क्या लिख दिया। ये जिनोन का मतलब है कि पहले कॉन्फ़िगरेशन जिनोन का है। आपको लगा नहीं वही अप्रोच है 1s2 2s2 वाली, बट पहले कॉन्फ़िगरेशन जिनोन का है, उसके बाद 6s देन 4f देन 5d। ये हमारा मेथड रहेगा। अंडरस्टैंडिंग बनी? जैसे एक मिनट का जस्ट वेट, बाद में कॉपी करते हैं। लिथियम का टॉमी नंबर 3 है। हम सबको पता है कॉन्फ़िगरेशन ये होता है। पता हम क्या लिख सकते हैं? इन द प्लेस ऑफ 1s2 हीलियम, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये भी अप्रोच होती है कॉन्फ़िगरेशन लिखने की। 1s2 का मतलब इनडायरेक्टली हीलियम है। आई बात सबको समझ? तो ऐसे भी ऑप्शंस आपको मिलेंगे। तो ये कॉपी जल्दी से किसी को करना करें, क्विक। और जब हम डी एंड एफ ब्लॉक में पहुंचेंगे ना, इसको और डिटेल में स्टडी करेंगे और थोरोली स्टडी करेंगे। जब हम इनऑर्गेनिक में भी, तो हमारा एक जनरल चलता है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये चैप्टर है हमारा वैसे भी। तो ये अपने आप को एग्जैक्टली हाफ फिल्ड करने की कोशिश करता है। अब इन चीजों के लिए ना एनसीईआरटी की बहुत हेल्प है। एनसीईआरटी में इतने अच्छे अच्छे फंडामेंटल्स है, वहीं से अगर आप क्वेश्चन करने सीख गए ना, तो समझो आपका सिलेक्शन है, अगर वही करने आपको आ जाए। अब जो आती है, मैंने आपको 114 वाला क्वेश्चन दिया, मैंने वहीं से दिया था। चलो खैर, अभी कल के टॉपिक से हम रिलेटेड स्टडी कर रहे थे। हमें सोफर ब्लॉक निकालना, ग्रुप निकालना, पीरियड निकालना, ये सब चीजें आई हैं। ठीक है ना। कल आपको आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर कराया था, वो भी हमारा हो गया था कल के लेक्चर में। तो शुरू का जनरल भी हुआ था। कोई वहां से प्रॉब्लम हो तो आप पूछो, करा करो प्रॉब्लम्स, आपको डेली कहना पड़ता है। आपके पास कुछ भी करने के लिए कुछ स्टडी मटेरियल कुछ तो हो। हटाएं इसको, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन इसका फाइनल हो गया। चलिए बात मत करिए। तो कल हमने थोड़ा बहुत ना ये सीखा था कि कैसे ब्लॉक निकलता है, ग्रुप निकलता है। इतना हमारा लेक्चर कल हो गया था। ठीक है। अच्छा एक बात मैं आपसे ओवरराइज करूं, जैसे मैटर ऑफ चांस अभी हमने गैडोलिनियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखा है। देख ही लिया आप लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से आया, है ना। बात नहीं करी। अगर किसी ने यही पूछ लिया, बताओ इसका ब्लॉक कौन सा था, है ना, पीरियड कौन सा है, या ग्रुप नंबर कौन सा है। देखो आप सबने अभी कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, बताओ ब्लॉक क्या था, लास्ट में क्या आ रहा था वैसे? लास्ट में ना 4f, नहीं सॉरी, लास्ट में 4f8 आ रहा था। वो तो उसने एक इलेक्ट्रॉन को आगे भेज दिया अपने आप को फुली फील्ड, वो हाफ फील्ड के लिए। माना जाएगा ये एफ ब्लॉक का मेंबर ही, फैक्ट है एफ ब्लॉक का मेंबर है ये। देखो समझो भी, लिखो मत, कहीं लिखने में बिजी रहते हैं, पहले बात तो क्लियर करो। ये एफ ब्लॉक का मेंबर है क्योंकि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में आ रहा था। एक बात और सुनो, अगर आपको कल की बात याद हो,
कल आपसे मैंने कहा था एटॉमिक नंबर 58 से लेके 71 तक आ गया ना, तो आप लिखो भी ना, टाइम वेस्टेज। इतना बड़ा कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं, सीधा ब्लॉक का मेंबर बोल दो, दैट्स ऑल। टाइम सेविंग अप्रोच है ये, शॉर्टकट। अच्छा, आपने कॉन्फ़िगरेशन लिखा, बताओ हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन कितनी आई, देख के बताओ। 6 पीरियड का मेंबर है, बताओ ग्रुप नंबर क्या था। मैंने कल आपसे बोला था किसी भी एफ ब्लॉक के एलिमेंट का ग्रुप नंबर निकाला नहीं जाता। देखो ये एफ ब्लॉक की सही लोकेशन देखो, ये लिखा हुआ है, देखो ये 57 से लेके 71, देखो ये यहाँ पे लिखा हुआ है। वो तो अलग बात है, केमिस्ट्री ने ये सारे एलिमेंट निकाल के नीचे रख दिए। केमिस्ट्री को पता है अगर हम इन एलिमेंट्स को यहाँ एडजस्ट करते ना, तो हमें इनको आगे आगे बढ़ाना पड़ता। ये पूरा का पूरा पार्ट आगे चला जाता, फिर ये आगे चला जाता, और टेबल इतनी एक्सपैंड हो जाती, इतनी एक्सपैंड हो जाती, उसको स्टडी करने में प्रॉब्लम आती। तो केमिस्ट्री ने ये सारे एलिमेंट यहाँ से निकाल के नीचे रख दिए। इसको भी डिस्कशन कर लेंगे, लेंथ नोट्स को अलग पोजीशन क्यों दी गई, ऐसी एक्टिव नोट्स की अलग पोजीशन क्यों है। तो अब आप देख लो, आपकी सारी बातें मैच करेंगे। देखो जैसे मैंने गैडोलियम का ब्लॉक एफ बताया, देखो ये रहा गैडोलियम, एफ ब्लॉक का मेंबर है। क्या आया हमारा, पीरियड नंबर 6, देखो लिखा है 6 क्लियरली। और ग्रुप नंबर कौन सा है, 3, देखो साफ लिखा। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन एक कॉम्पिटिशन में मिलने के चांस है, बस आपको प्रैक्टिस की नीड है, बार बार इन्हें करना चाहिए। ठीक है, चले फिर आगे स्टार्ट करें। देखो अब आज की केमिस्ट्री शुरू होती है। अब आज का लेक्चर हमारा है पर्टिकुलरली, आज ना हमारा डिस्कशन होगा पीरियड्स को लेकर। हेडिंग इज नाउ हियर, दैट इज कम्ड एज पीरियड्स। इसको हिंदी में आवर्त कहते हैं ना, आवर्त। आज हम आवर्त की बात करेंगे, पीरियड्स की बात करेंगे। चलो देखो सब अटेंशन पे करना। देखो पीरियड्स क्या होती है आपको पता नहीं, इनको पीरियड्स कहते हैं। ये फर्स्ट पीरियड है, ये सेकंड पीरियड है, ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस चलती हैं इस तरह से, ये सब पीरियड्स होते हैं। देखो इस तरह से। इस टेबल में इस टाइम 7 पीरियड, देखो 1 2 3 4 5 6 7 पीरियड। मैंडलीफ टेबल के अंदर भी 7 पीरियड है, ये दोनों में सिमिलैरिटी है। चाहे हमारी लॉन्ग फॉर्म ऑफ टेबल है, चाहे मैंडलीफ टेबल है, दोनों में 7 पीरियड्स है। तो हमारा पीरियड का लेक्चर होगा आज। पीरियड नंबर निकालना मैं अगर आपको बता चुका हूं, कैसे निकलता है। हाईएस्ट वैल्यू ऑफ, बोला करें वॉइस ही बोला करें यार, आवाज निकाला करें कम से कम। क्लास में बैठ के बात तुम कर लेते हैं, बोला नहीं आता। हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन, तभी याद होगी बातें। इस माइंड पे ना प्रेशर डालो, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन, ये कल बताया गया था। चलिए अब लिखना बंद कर दीजिएगा। जो हमारा फर्स्ट पीरियड है, इसे कहते हैं शॉर्टेस्ट पीरियड। सबसे छोटा पीरियड, सबसे छोटा। दो ही एलिमेंट है इसके पास, एक हाइड्रोजन और एक हीलियम, दो ही एलिमेंट बस। सबसे छोटा पीरियड है ये। इस बात पे डिस्कशन हो सकता है क्यों दो ही एलिमेंट क्यों है। देखो अब यहाँ पे एक छोटा एक क्वेश्चन बनता है, फर्स्ट पीरियड में दो ही एलिमेंट क्यों है। वो बॉयज बताना चाहता है, सोचो कोशिश करो। पहले आवर्त में दो ही तत्व क्यों, देखो ये रहे दो एलिमेंट, एक हाइड्रोजन एक हीलियम, दो ही है, इनके अलावा कोई नहीं है। सबसे छोटा पीरियड है ये, इसे इससे कम एलिमेंट किसी और पीरियड में नहीं है। तो बॉयज बताना चाहता है, गर्ल्स में से को ट्राई करे, फर्स्ट रो के स्टूडेंट, सेकंड रो। स्टेबिलिटी फुल करने के लिए इसके आउटर मोस्ट स्टेबिलिटी, में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलो कोई बात नहीं, मैं ट्राइड कोशिश करी कम से कम, देखो वो अच्छी बात है। और किसी कुछ कहना है, फर्स्ट पीरियड में दो ही एलिमेंट क्यों, दो ही तत्व क्यों। चलो मैं ट्राई करता हूँ, अब ऐसा टेंशन ले लो। देखो सीधी सी बात है, जब ये फर्स्ट पीरियड से बिलोंग कर रहे हैं तो इनका n1 है। n को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या। इनका n1 है। अब जिसका n1 होता है उसका l क्या होता है, 0। l0 का मतलब सबशेल कौन सा होता है, s, जिसको हिंदी में एस उपकोष कहते हैं, एस सबशेल। और एस सबशेल में मैक्सिमम दो ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दो ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। देखो सोच के देखो आप, दो से ऊपर आ ही नहीं सकते। देखो ये इसके पीछे की रीजन है, ये मैथ्स है। इनका n1 है, एन का मतलब, वन का मतलब एल की वैल्यू 0 है। एल को बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर, द्विगंशी क्वांटम संख्या। ये मुख्य क्वांटम संख्या है, द्विगंशी क्वांटम संख्या। एन से हमने 1 से निकाला, 0 आएगा। 0 का मतलब एस उपकोष आएगा, और एस उपकोष में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, दो से ऊपर होते ही नहीं, या तो S1 या S2। इसलिए तो यहाँ पे दो एलिमेंट है। देखो मैथ्स है, बोलो आ रहा है कुछ समझ। अब रुक जाओ, सेकंड पीरियड की बात करते हैं। लो हम अपने पहले दिमाग से पता लगाए कि सेकंड पीरियड में कितने एलिमेंट होंगे। टेबल मत देखना अभी। सेकंड का मतलब एन की वैल्यू 2, बताओ एल कितना कितना होगा। बच्चे बॉयज बोले फटाफट, एल कितना कितना होगा,
फटाफट एक्टिव होके बोला करो। 0 and 1, 0 and 1, क्योंकि एल का फॉर्मूला होता है 0 to n-1। एल का फॉर्मूला होता है 0 to n-1। इसको लगा दिया हमने 0 and 1। 0 का मतलब कौन सा सब शेल, और 1 का मतलब पी। एस में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2, और पी में कितने आते हैं, 6। पक्की बात है, यहाँ पे 8 एलिमेंट्स होंगे। यहाँ पे 100% 8 एलिमेंट देख सकते हो आप। सेकंड पीरियड में 8 एलिमेंट, देखो ये 8, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, देखो 8 एलिमेंट, साफ दिख रहा है। तो क्लियर मैथ्स हमारा मैच कर रहा है। आई बात सबको समझ। तो फर्स्ट में 2 एलिमेंट, सेकंड में 8 एलिमेंट, इन सबके रीजंस हैं। देखो इन सबके रीजंस हैं। बोलो क्लियर हो गया। एक बार इसे किसी कॉपी करना करिए फटाफट, जल्दी लिखो, एक हाथ चलाए। फर्स्ट में अगर 2 है तो सेकंड में 8 क्यों है, रीजन मिल गया हमें। फटाफट जल्दी कीजिएगा, काम की बात लिखनी है। अगर फर्स्ट में 2 तो सेकंड में 8, फर्स्ट में 2 तो सेकंड में 8, रीजन हमारे सामने क्लियर है बिल्कुल। जो पहला आवर्त है उसमें 2 तत्व है और दूसरे में 8 तत्व है, रीजन बिल्कुल क्लियर है। फर्स्ट में 2, सेकंड में 8। फर्स्ट में 2 है तो सेकंड में 8 है, दैट शुड बी क्लियर। क्वांटम नंबर से पता लग रहा है कि किस पीरियड में कितने एलिमेंट्स होने चाहिए। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट में 2 है और सेकंड में 8 है। अब करें। प्रथम आवर्त में 2 तत्व और द्वितीय आवर्त में हमारे 8 तत्व, यार 8 एलिमेंट्स इन सेकंड पीरियड। हटाए इसको, थोड़ा वॉइस फास्ट में। काम की बात लिखनी होती, कॉम्पिटिशन पढ़ने का मतलब यही है। यहाँ डिट्टो ऐसे ही नोट नहीं करना है। ओके, देखो फर्स्ट में 2 आ गए, कंफर्म है। सेकंड में 8 आ गए। चलो आप थर्ड में निकालो फटाफट, जल्दी जल्दी निकालो, आप खुद से निकालो। N3 है इस बार, N3 है, क्विक। थर्ड का मतलब N3 है, 18। निकाले, बाकी लोग भी निकालें। कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, 18। क्योंकि इस बार N कितना है, 3 है, तो L कितना कितना है, 0 1 2। रुक जाए एक मिनट के लिए। 0 1 2, 0 का मतलब कौन सा सबशेल, S, 1 का मतलब P और 2 का मतलब D। S में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2, P में 6 और D में 10, तो सम कितना हो गया, 18। अब सुनो, अगर सब रुक जाएं, थर्ड में होने चाहिए 18 ही है, लेकिन होते सिर्फ 8 है। देखो ये रहे सिर्फ 8, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, देखो 8 ही एलिमेंट है। ये है देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन। जो रूल हमने फर्स्ट पीरियड में लगाया वही सेकंड में लगाया, वही थर्ड में लगाया। थर्ड में निकल गया 8 एलिमेंट होने चाहिए 18, है ना। अच्छा देखो ये बहुत अच्छा असर्शन रीजन बनता है। ये असर्शन रीजन बनता है कि थर्ड में 18 एलिमेंट्स क्यों नहीं है, वो है सिर्फ 80। इस बात को पहले लिखा जाए। आप पहले इसको हाईलाइट करो, जल्दी से ये सब कैलकुलेशन हाईलाइट करो और इस पे नीचे लाइन लिखो। पहले इसको हाईलाइट तो करो कि थर्ड में हमारे 18 एलिमेंट्स आ रहे हैं, फिर एक लाइन लिखो इसके नीचे। देखिए अकॉर्डिंग टू रूल, अकॉर्डिंग टू रूल, अगर हम नियम की बात करें, रूल की बात करें, थर्ड पीरियड मस्ट बी कंसिस्ट ऑफ, थर्ड पीरियड मस्ट बी कंसिस्ट ऑफ 18 एलिमेंट्स। जो हमारा तीसरा वर्ग है वो 18 तत्वों के मिलने से बना होना चाहिए। थर्ड पीरियड मस्ट बी कंसिस्ट ऑफ 18 एलिमेंट्स, बट इन एक्चुअल it has only 8 elements. Third period must be consist of 18 elements, but it has in actual 8 elements. है इसमें 8 ही तत्व, होने चाहिए 18 और है इसमें सिर्फ 8, but it has only 8 elements, 8 तत्व है इसके अंदर।
क्वेश्चन बनता है वाई। ओके, अभी चलो अभी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। एसईएम मैथ्स 4 के लिए लगा के चेक करते हैं। देखो इस बार फोर्थ पीरियड की बात करते हैं, जरा इसको भी देख लें। जरा निकालो फटाफट, जरा आप लोग निकालिए, खुद निकालिए। एंड 4 से आप खुद पता लगाइए कितने एलिमेंट होने चाहिए। करिए करिए, पास पीछे बोलो मत, सब अपने आप कीजिए। हम्म, कितने होने चाहिए? 32। ऑब्वियस है, 2 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 14, फैक्टर फॉर 32। और देखो एक्चुअल में कितने हैं, सिर्फ कितने हैं? 18। देखो ये 18 है। देखो यहाँ पे भी प्रॉब्लम शुरू हो गई। शुरू के सिर्फ दो दो पीरियड में हमारा सही आंसर रहा, बाकी तो हमारे आंसर रॉन्ग आते जा रहे हैं। अब देखो इसका रीजन समझाना है हमें। बोलो आ रहा है समझ? ये आज का सबसे अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है देखो आपके लिए। फोर्थ के अंदर भी ये प्रॉब्लम, फिफ्थ के अंदर भी ऐसी प्रॉब्लम आई, हर जगह प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। अब जरा देखो, जरा सब अटेंशन पे करो, जरा बोर्ड पे देखो, देखो इसका रीजन क्या है। देखो इसका रीजन पता क्या है? इसका रीजन है ऑफ बोर रूल। लिखना नहीं भी किसी को। अब मैं आपके सामने ऑफ बोर रूल का सीक्वेंस लिख के दिखाऊंगा, आप खुद पता लगाना कहां पे गलती हो रही थी। 1s, फिर क्या आता है? 2s 2p, फिर क्या आता है? 3s 3p, 4s 3d 4p, 5s 4d 5p। देखो मैं ऑफ बोर रूल लिख रहा हूं, लिखे ऐसे रहा हूं, लेकिन 6s, 6s के बाद क्या आता है? और है 4f, वेरी गुड, 5d 6p। ठीक है, अभी भी लिखना नहीं किसी को। और इसके बाद नीचे क्या आएगा? 7s 5f 6d एंड 7। देखो ऐसे होती है हमारी टेबल। ये ऑब्बर रूल है एक्चुअल में। देखो हुआ क्या, यहाँ पे हमने 1s वाले को गिना, हमें सक्सेस मिल गई। यहाँ 2 वाले को गिना, सक्सेस मिल गई। हमने यहाँ पे 3s को भी गिना, 3p को भी गिना और 3d को भी गिना था। क्या 3d एक्चुअल में ही आना चाहिए था? पता है रूल के हिसाब से जिसका 3d भरेगा उसका उससे पहले क्या भर चुका होगा, और है तो उसका हाईएस्ट एंड कितना हो गया? तो उसको तो फोर्थ पीरियड में होना चाहिए ना। समझ पा रहे हैं? दोबारा देखिए, देखो यहां तक तो ऑफ रूल में कोई दिक्कत ही नहीं है। यहां तक ऑफ रूल स्मूथ है। 1s आएगा, 1s के बाद 2s आएगा, फिर 2p आएगा, फिर 3s आएगा, फिर 3p, यहां तक कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती। इसके बाद ऑफ रूल में डिस्टर्बेंस शुरू होते हैं। 4s पहले आता है, 3d बाद में आता है। देखो यहां से शुरुआत होती है सारी की सारी। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपने 3d वाले एलिमेंट को यहां गिना था। देखो ध्यान देना, आपने 3d वाले को यहां गिन लिया था, तभी तो 18 आए थे। लेकिन जब 3D वाले को आपने यहां गिन लिया था, क्या वो एक्चुअल में थर्ड पीरियड में था? क्यों? क्योंकि उसका हाईएस्ट एन और 4 था, वो कहां चला गया था? तो हमारे से गलती यही हो रही थी, हम 3D वाला यहां गिन के बैठ गए। ये हमारे से मिस्टेक हुई है, बताओ क्लियर हुआ? 3D वाला यहां गिन ही नहीं सकते थे। गर्ल्स क्लियर हो रहा है? देखो वहां समझाना पड़ेगा अपने आप, हमें क्लैरिटी हो, पहले खुद हमें पता हो कि क्या कहना चाह रहे हैं। दोबारा देख लो, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई, यहां तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। शुरुआत यहां हो रही है, हम यहाँ पे 3D वाले को कंसिडर कर रहे हैं, जबकि 3D वाले को कंसिडर नहीं करना चाहिए। क्योंकि जिसका 3D फिल होगा, 3D से पहले कौन फिल हो जाएगा? 4s। तो वो तो फोर्थ पीरियड का मेंबर हो गया ना, वो चौथे आवर्त में होना चाहिए, और हम गिन रहे हैं उसको तीसरे में। अब जरा यहां आते हैं, देखो हमने यहाँ पे किसे किसे गिना? हमने गिना था 4s 4p 4d 4f। 4s गिना, सही करा। अब देखो ध्यान दो, 4p वाला भी गलत नहीं है, लेकिन जिसका 4d भरेगा, देखो ये रहा 4d, उससे पहले क्या भर चुका होगा? तो वो कहां होना चाहिए? फिफ्थ पीरियड में। और जिसका 4f भरेगा, ये रहा 4f, उससे पहले क्या भर चुका है? तो उसका हाईएस्ट एंड 6 है, वो कहां होना चाहिए? तो गलती हमारे से यहां हो रही है, हम इन्हें गिन के बैठे। बोलो आ रही है बस समझ? देखो साफ दिख रहा है कहां पे मिस्टेक हो रही है। और आपको अगर इस क्वेश्चन का आंसर देना है ना, तो आपको ये सीक्वेंस पता होना चाहिए। ऑफ द रूल आपको अच्छे से बताओ, बस आप फिर टीचर को आराम से समझा देना। एक और बात, जो मैंने ये सीक्वेंस लिखा है ना, ये हर पीरियड का लिख दिया मैंने। देखो मैं आपको इसमें समझा दूं दोबारा से भी, और देखो एक मिनट, देखो मैं आपको एक मिनट भी क्लियर कर देता हूँ। ये लीजिए, अब मैंने आपको हर पीरियड के बारे में बता दिया। ये हमारा केमिस्ट्री का सही मायने में फर्स्ट पीरियड है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये हमारा फोर्थ है। किस पीरियड मतलब
कौन से इलेक्ट्रॉन एलिमेंट कहाँ काउंट होते हैं वो पता लग जाता है इससे। ये फिफ्थ है, मैं तो ऐसे किया हुआ है, कोई टेंशन ही नहीं। सिक्स्थ है और ये हमारा सेवेंथ है। देखो हर पीरियड के बारे में पता लग रहा है। फर्स्ट वाला शॉर्टेस्ट क्यों था? दो ही इलेक्ट्रॉन आ सकते थे यहाँ पे, यहाँ 8 ही आते, यहाँ भी 8 आते, यहाँ पे गिन लो आप, 2 प्लस 10 प्लस 6 18 आएंगे, यहाँ पे 2 प्लस 10 प्लस 6 18 आएंगे, यहाँ पे 2 प्लस 14 प्लस 10 प्लस 6 32 आएंगे। ऐसे पता लग जाता है। अब आया सबको समझ? Yes. ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस आएगा, समझो बस आप। चलो मैं इसको लिखवा देता हूँ अपने वर्ड्स में, एक लाइन बोल देता हूँ, राइट डाउन प्लीज। देखो एलिमेंट्स हैविंग लास्ट इलेक्ट्रॉन इन 3D, एलिमेंट्स हैविंग लास्ट इलेक्ट्रॉन इन 3D सबशेल, last electron in 3D subshell, elements having last electron in 3D subshell cannot be considered, cannot be considered in third period, cannot be considered in third period because cannot be considered in third period because before filling of 3D, before filling of 3D, because before filling of 3D, filling of 4s takes place. Before filling of 3D, 3D के भरने से पहले filling of 4s takes place. It means it must be the member of, it means it must be the member of fourth period. It means it must be the member of fourth period. बोलो, इज इट क्लियर? 3D के फिल होने से पहले 4s भर जाता है, सो इट मस्ट बी द मेंबर ऑफ फोर्थ पीरियड। उसको चौथे आवर्त का सदस्य होना चाहिए, कहने का मतलब ये हुआ। हम गिन रहे हैं उसको 3D तीसरे में। आ रही बात सबको समझ? अब इस लाइन को सोचो और आप आराम से एक काम करो, देखो अभी नोट मत करना, एक बात आपको और शेयर कर दूं मैं। देखो ये हमारा शॉर्टेस्ट पीरियड है, सबसे छोटा आवर्त। 6 वाले को मानते हैं लॉन्गेस्ट पीरियड, लार्जेस्ट पीरियड भी कह सकते हो आप। इसमें अधिकतम तत्व है 32, 32। ये सेवेंथ वाला ना अभी इनकम्प्लीट माना जाता है, ये पूरा नहीं है, इसके सारे के सारे एलिमेंट डिस्कवर्ड नहीं है। अभी तक हम थ्योरी में बात बोलते हैं, वैसे रिसेंट हो चुके हैं, तो ये बात जनरली बोली जाती है कि फर्स्ट वाला सबसे छोटा पीरियड है और सिक्स वाला सबसे बड़ा पीरियड है, सेवेंथ वाला इनकम्प्लीट है। नोट कर लीजिए इसको फटाफट, ये टेबल बना लीजिए आप, इस टेबल में इसका आंसर हिडन है। भाई बस सबको समझ? किसी के पास पीवाई क्यूज वगैरह नहीं है? कोई ऐसी बुक नहीं है जैसे प्रीवियस और क्वेश्चंस हो? दिखाइए। अच्छे बातें नहीं, चुपचाप नोट करो, तो कंफ्यूजन हो बोलो। कल आपको आईयूपीएसी सिखाई थी ना, 119 वाले का आईयूपीएसी नेम 2022 में आया हुआ है। 2020 में भी आईयूपीएसी से प्रॉब्लम आई थी, ये डिफरेंट तरह से प्रॉब्लम थी। अभी मैंने आपको ग्रुप नंबर पीरियड नंबर निकालना सिखाना, 114 वाले का आया हुआ है 2017 में। देखो ये शुरू के सारे क्वेश्चन हमारे कवर्ड है। मैं देख रहा हूं खासकर ये वाली प्रॉब्लम आई नहीं आई, ये असर्शन रीजन इस बार मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं कि इस पीरियड में इतने एलिमेंट्स हैं जबकि होने चाहिए इस तरह से, तो ये चीज डिस्कस की जाएगी आपसे। पहले बच्चे क्लियर हो गया?
तो थोड़ा बहुत हमने सीख लिया कि कैसे पता लगाते हैं। अब थोड़ा बहुत डिस्कशन हो गया पीरियड को लेके, ब्लॉक को लेके, ग्रुप को लेके, और वैसे भी। चलिए स्टूडेंट्स, क्लियर है? कहते कि केमिस्ट्री हमने सारी सीख ली, और हमें भी पता लग गया सबसे बड़ा पीरियड कौन सा है, छोटा पीरियड कौन सा है, किस पीरियड में कितने एलिमेंट हैं, और थर्ड में 18 क्यों नहीं है। सवाल ये भी है कि थर्ड में 18 क्यों नहीं है, ऐसी फोर्थ में 32 क्यों नहीं है। उसके पीछे जो बेस है ना, वो ऑफ बो रूल है, ऑफ बो का नियम। और ऑफ बो रूल यहां तक सही चलता है, इसके बाद सही मायने में ऑफ बो रूल शुरू होता है, जब ये आगे पीछे होना शुरू कर देते हैं। दोनों आगे सबको समझ। अच्छा, एक बात और है। देखो, अब देखो, आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं मैं, देखते हैं किसको कितनी बात क्लियर हो गई है, कितना उसने सोचा। अगर मैटर ऑफ चांस ऑफ द रूल इस तरह से होता है, अब बात अगर ये क्वेश्चन शुरू हो गया, अगर ऑफ द रूल इस तरह से होता है, सपोज करो ऑफ द रूल इस तरह से होता है, बताओ फोर्थ पीरियड में कितने एलिमेंट्स होते? अब उत्तर बताओ इसका, फोर्थ पीरियड में कितने एलिमेंट्स होते हैं अगर ये वाला ऑफ द रूल होता? बताओ। सही बात है, अब होते 32, क्योंकि अब आगे पीछे कोई है ही नहीं। अब तो सिस्टम है, ये फर्स्ट पीरियड है, ये सेकंड है, ये पूरा थर्ड है, ये पूरा फोर्थ है। बोलो, इज इट क्लियर? अब आंसर होता है 32, लेकिन एक्चुअल में ऐसा है तो नहीं ना, इसलिए वो 32 नहीं बैठता। वो ऐसे इमेजिनरी क्वेश्चन बना दे। इमेजिन ऑफ द रूल इज दिस, देन हाउ मेनी एलिमेंट्स शुड बी प्लेस इन द फोर्थ पीरियड। ऐसे क्वेश्चन बना सकता है वो भी। चलो एक क्वेश्चन एक और बनाए, ये तो नोट मत करना प्लीज अभी, अब सब अटेंशन रहेगा ना। फर्स्ट पीरियड में दो एलिमेंट है हमारे, कौन कौन से? भाई बॉयज बात करते रहते हैं। दो ही एलिमेंट है, एक तो हाइड्रोजन और एक हीलियम, सबको पता है। अब देखो, मैं एक क्वेश्चन राइज करता हूं फिर से। इफ एन ऑर्बिटल कैन हैव, इफ एन ऑर्बिटल कैन हैव 3 electrons, then how many elements must be placed in first period? अब पहले ना आराम से क्वेश्चन को पढ़ते हैं, सोचना वो क्या कहना चाहता है, फिर आप आंसर देना इसको। समझो कि ऐसे वन वर्ड प्रॉब्लम है ये, कोई एमसीक्यू नहीं दिया आपको। पढ़ो। इफ एन ऑर्बिटल कैन हैव 3 electrons, then how many elements must be placed in first period? आपको क्वेश्चन का मीनिंग आया समझ? अगर एक कक्षक में 3 इलेक्ट्रॉन आ जाए, वैसे 3 आते ही नहीं है, 2 ही आते हैं, अकॉर्डिंग टू पोलिस एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। जो पोलिस एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, एक एटॉमिक स्ट्रक्चर आपका वीक है, आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर वीक है, साफ दिख रहा है। ये चैप्टर आपका भी अच्छे से आ नहीं रहा, आपको पोलिस एक्सक्लूशन प्रिंसिपल अगर आपको याद हो, इस नियम के अनुसार, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन एक कक्षक में आते हैं, और दोनों के स्पिन कैसे होते हैं? बिल्कुल उल्टे, विपरीत। इसे कहते हैं पोलिस प्रिंसिपल। लेकिन उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि एक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। मान लो अगर अगर 3 आ रहे हो, फिर कितने एलिमेंट होने चाहिए? फिर 3 ही होते, फिर 3 ही होते। फिर हमें कहना पड़ता है S1, S2, S3, 3 एलिमेंट लेने पड़ते। आ रही है बात सबको समझ? बोलो। अब तक 2 क्यों है? क्योंकि 2 ही पॉसिबिलिटी है, S1, S2। अगर 3 कहेंगे तो 3 माने जाएंगे। अच्छा बताना, सेकंड पीरियड में कितने होते हैं? बाकी लोग भी दिमाग लगाए अपने अपने, सोच के बताओ सेकंड पीरियड में कितने होते हैं? दूसरे आवर्त में कितने तत्व होते हैं? बात नहीं करनी किसी को, सिर्फ सीधे बैठे, पर आप ध्यान दीजिए, दिमाग लगाइए। अगर एक कक्षक में 3 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो सेकंड वाले आवर्त में कितने एलिमेंट होते हैं? बताओ बॉयज, कितने? समझाना भी, फिर देखो अपनी बात अच्छे से क्लियर करना, आराम से सोच लो। अभी तो सेकंड में 8 है, अभी तो सेकंड में 8 है। 8 इसलिए है क्योंकि एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, वो कह रहे 3 आने लग गए, फिर क्या करोगे आप? समझा? दिमाग लगाओ।
कॉपी पेन अपने पास है, लिख कर देख लो, थोड़ा सोच लो, सोच के तो आएगा, बात नहीं करनी किसी को। ये शो करता है ना कि आप बात को कितनी ध्यान से सुन रहे हैं। बताओ, एक बच्चे ने 12 बोला है, 12 कह रही है वो तो। फैक्टर 12 राइट आंसर है। आप सुनिए 12 क्यों राइट आंसर है। भैया आपने सेकंड पीरियड का, तो हम सेकंड पीरियड में इनको गिनते हैं। बताइए ना, अगली बात ना करिए इसे, मैडम आप भी प्लीज यहाँ पे ध्यान दीजिए। हम सेकंड पीरियड में इनको गिनते हैं 2s 2p। अब तक तो ये होता है कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, यहाँ पे 6 आते हैं, टोटल करके हम 2 + 6 8 कर देते हैं। अब ऐसा नहीं करेंगे। अब सवाल है कि 2s 3 बन गया। 2s 3 कहना पड़ेगा इस बार, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। और जो ये 2p6 आपको दिख रहा है ना, p6 ऐसे होता है। p6 ऐसे होता है, हर एक ऑर्बिटल में दो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब कितने हो गए? तीन तीन। ये तीन तीन का मतलब कितने हो गए टोटल? 9। ये 2p9 हो गया। तो 9 और 3 कितने हो गए? 12। 12 लेने पड़ेंगे आप कहोगे 2s1, देखो 2s1 भी यहीं आएगा, 2s2 भी यहीं आएगा, 2s3 भी यहीं आएगा, 2p1 भी यहीं आएगा, 2p2 भी यहीं आएगा, 2p3 भी यहीं आएगा, 2p4 भी यहीं आएगा, 2p5, 2p6, 2p7, 2p8, 2p9। तो नो पॉसिबिलिटी वहां से, और 3 यहां से, टोटल कितने हो गई? 12। अरे बस समझ, सोचो, दिमाग लगाओ तो क्लियर हो जाएगा। तो 12 एलिमेंट काउंट होंगे। ये सब क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे? बुक से तो मिलेंगे। तभी तो कहते हैं बुक खरीदो और काम करो। आपने इन फिजिकल भी ऐसी निकाल दी और इनऑर्गेनिक भी ऐसी खराब हो जाएगी। तो सब चीजें बेकार हो जाती हैं, सिखाया हुआ सब यूजलेस हो जाएगा। चलिए खैर, अपनी साइड से पूरा हुआ। थोड़ा बहुत हमारा पीरियड को लेके लेक्चर हो गया। ये सब तो कोई कॉपी वॉपी करने की जरूरत है नहीं ना। डन। नेक्स्ट आर्टिकल इज, अब देखो थोड़ा बहुत ना हम लोग क्या करेंगे, हर ब्लॉक के बारे में स्टडी करेंगे। इसको ऐसे कह दो आप, ब्रीफ स्टडी ऑफ ब्लॉक्स। अब सब ब्लॉक्स के बारे में थोड़ा थोड़ा स्टडी करेंगे। द टॉपिक नेम इज नाउ जस्ट ब्रीफ स्टडी ऑफ, अब ब्रीफ ऑफ ब्लॉक कह दो, ब्रीफ स्टडी ऑफ ब्लॉक्स कह दो, एज यू लाइक। अब हम सारे ब्लॉक के बारे में थोड़ा थोड़ा स्टडी करेंगे, ज्यादा डिटेल होनी, क्योंकि वो तो भाई चैप्टर से अलग अलग। चलिए अब देखो चारों ब्लॉक को देखते हैं वन बाय वन। शुरुआत एस ब्लॉक से करते हैं। देखो आपको पता ही है हमारा एस ब्लॉक है, अब देख लीजिए यहाँ पे, ये एस ब्लॉक। तो देखो इसके बाद थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे। एस ब्लॉक की पहली खास बात क्या है? पहली बात तो ये टेबल के राइट लेफ्ट में है। लिखो मत अभी। लाइज इन द लेफ्ट ऑफ पीरियोडिक टेबल। सबको दिख रहा है लेफ्ट में। लाइज इन द लेफ्ट ऑफ पीरियोडिक टेबल, है ना? इसमें कोई दो राय नहीं है। इन द लेफ्ट ऑफ पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी की बिल्कुल बाय वाली साइड में। मत लिखो अभी। दो ग्रुप से मिलकर बना हुआ है। एस ब्लॉक में दो ही ग्रुप होते हैं, दो वर्ग हैं, कंसिस्ट ऑफ 2 ग्रुप्स ओनली। दो ही वर्ग होते हैं इसमें, दो ही क्यों होते हैं? अच्छा बताओ। क्योंकि एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, या तो S1 या S2, और कोई आ ही नहीं सकता। अब वो ग्रुप भी कौन कौन से हैं? ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग के तत्व माने जाते हैं ना। नॉन मत लिखिए अभी। इनको एल्कली मेटल कहते हैं, इनको एल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। ये सब आप ब्लॉक पढ़ोगे तो पता लगेगा आपको। तीसरी एक सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है इस ब्लॉक के बारे में, एक इंटरेस्टिंग बात है, जनरल कॉन्फ़िगरेशन, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आपको पता है इन सब के लास्ट में S1 आता है। जैसे लिथियम के लास्ट में 2s1, यहाँ पे 3s1, 4s1, 5s1, 6s1। इनके लास्ट में क्या आता है? S2। जनरल कॉन्फ़िगरेशन पता क्या होता है किसी को? लर्न है? NS 1 2 2, इसे कहते हैं सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। जनरल कॉन्फ़िगरेशन, बस यहाँ पे एन बदलता रहता है। एन की वैल्यू 2 3 ऐसे लेके कुछ भी हो सकती है लास्ट तक, लेकिन कभी यहाँ 1 आएगा, कभी यहाँ 2 आएगा। इसे कहते हैं सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एस ब्लॉक के बारे में एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट और है, ये सारी की सारी मेटल्स है, कंसिस्ट ऑफ। एस ब्लॉक किससे मिलकर बना हुआ है? रिएक्टिव मेटल्स। बहुत ज्यादा क्रियाशील होती हैं ये। सोडियम, पोटेशियम, बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स है। ओके, रिएक्टिव मेटल्स। अभी लिखना नहीं है। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स,
आपको पता हो बहुत ही प्रबल अपचायक होते हैं ये, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स। ठीक है, जनरल बातें देखो, मैंने बोला ब्रीफ करना है हमें, जस्ट एक थोड़ी समरी बनानी है, डिटेल हम देख लेंगे। इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, ऑक्सीकरण अवस्था +1 या फिर +2, यही मिलेगी। वैलेंसी क्या होती है, 1 और 2। संयोजकता एक या दो होती है, और क्या है, ये वैलेंसी है इनकी, और क्या, 1 मिलेगी, 2 मिलेगी। और स्पेशली जो ये बनाते हैं ना, ज्यादातर आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, मेक जनरली आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक यौगिक बनाते हैं, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं ना, है ना, तो मेनली मेक ओनली ऑलमोस्ट आयनिक कंपाउंड्स। तो ये थोड़ा बहुत हमारा एक तरह से एस ब्लॉक की समरी बन गई। देख लो आराम, जनरल बातें हैं, कोई बहुत टेंशन में नहीं आना, हमने को बहुत डिटेल नहीं पढ़नी। पहली बात, देखो आपके सामने है, टेबल के लेफ्ट में, सबको दिख रहा है लेफ्ट में, देख लो आप, उधर वाला क्वेश्चन लेफ्ट में है ही। दूसरी बात, मैंने बोला दो ही ग्रुप आएंगे, दो ही ग्रुप इसलिए आएंगे क्योंकि दो ही पॉसिबिलिटी है, S1 या S2। एक का नाम ग्रुप 1, एक का नाम ग्रुप 2। जनरल कॉन्फ़िगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, देखो ये अच्छे से टिप्स पे होना चाहिए। कंसिस्ट ऑफ रिएक्टिव मेटल फैक्टर, बहुत ही क्रियाशील धातुएं हैं इनके अंदर, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये भी बात बिल्कुल सही है, प्रबल अपचायक। आपको कभी रिएक्टिविटी सीरीज याद हो ना, आप देखना ये सारी मेटल ऊपर बैठी होती है, बहुत रिएक्टिव होती है। ये एक इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीकरण अवस्था कहते हैं। ये इनकी संयोजकता है, वैलेंसी बोलते हैं। एंड मेक जनरली आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक यौगिक बनाते हैं, ये इनकी स्पेशलिटी। लोग किसी को कॉपी करना चाहते, नथिंग स्पेशल। इसका नाम एल्कली मेटल्स, एल्कली अक्षार धातुएं, और उसका नाम क्या है, एल्कलाइन अक्ष मेटल्स, अक्षारीय मृदा धातुएं, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इज इट क्लियर, बात है नहीं स्टूडेंट्स, कॉपी कर लो फटाफट, चलिए। ऐसे हर ब्लॉक का हम एक समरी बनाएंगे, हर ब्लॉक के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है बच्चों, हमने कॉपी कर लिया, तो यहाँ पे कोई स्पेशल बात नहीं है, ऑर्डनरी डिस्कशन है सारा। फुली क्लियर, ठीक है, अब करें। तो एग्जैक्टली ऐसी डिस्कशन हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट्स को लेके होगा। अब कर रहा हूँ, देखो मिस्टर,
टॉपिक इज ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। देखो पी ब्लॉक एलिमेंट्स वेल नोन है। पहली बात तो जो पी ब्लॉक होता है ना, पी ब्लॉक वो राइट के होते हैं, जबकि आपको हर ब्लॉक के बारे में डिटेल स्टडी करना है। मैंने बोला ना पहले हम तो एक जैसे एक समरी बना रहे हैं। पी ब्लॉक जो होता है वो राइट में होता है, द राइट ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अभी नोट मत करना, ये टेबल के राइट में है, सबको पता है। आप बता सकते हो देखो अपने टेम्परामेंट से कितने ग्रुप से मिलके बना हुआ। वेल डन। कंसिस्ट ऑफ 6 ग्रुप्स ऑफ एनिमल। 6 ग्रुप क्यों है बताए, कोई आपके अलावा बताए, वो बता सकता है गर्ल्स में से। क्योंकि पी में 6 ही पॉसिबिलिटी है। वेल डन। कौन कौन सी? P1, P2, P3, P4, P5, P6, इसलिए 6 ग्रुप होते हैं। किसी को पता है ग्रुप नंबर कहां से कहां तक है? 13 टू ग्रुप नंबर 18। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। जनरल कॉन्फ़िगरेशन, ये तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। NS2, NP1 to 6, देखो जनरल कॉन्फ़िगरेशन, ये सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं इसको। यहाँ पे एन का नंबर बदलता रहता है, ये 2 ही रहता है हमेशा। ये 1 to 6 कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे कुछ भी आ सकता है। बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए सब बच्चों को। एक और काम की बात है, देखो आपके लिए बता दें आपको। देखो पी ब्लॉक में ना ऐसे ग्रुप्स है, 13 से लेके 18, देखो 13 to 18। इसका फर्स्ट मेंबर बोरोन है, ये कार्बन, ये नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये फ्लोरीन, और ये हीलियम के बाद नियोन आता है ऐसे। इसको बोलते हैं बोरोन फैमिली। इसको बोरोन फैमिली कहते हैं क्योंकि सबसे ऊपर बोरोन बैठे। इसका नाम नेचुरली कार्बन फैमिली। ठीक है, इसका नाम नाइट्रोजन फैमिली। कॉमन सी बात है। ऐसी उसका नाम एलोन ऑक्सीजन फैमिली, लेकिन इस फैमिली का एक स्पेशल नाम है। ऑक्सीजन फैमिली को चैल्कोजेंस कहते हैं। देखो बच्चों जरा ध्यान देना, ये वर्ड मुझे बताना था आपको, ये सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना। इसको चैल्कोजेंस कहते हैं चैल्कोजेंस, CHALCOGENS। चैल्कोजेंस का मतलब होता है ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स। ओर फॉर्मिंग, ओर को हिंदी में अयस्क कहते हैं। आपने कभी ओर्स के बारे में पढ़ा? आपने सबने मेटलर्जी पढ़ी होगी, सिल्वर की मेटलर्जी, कॉपर की मेटलर्जी पढ़ी होंगी ना। आप कभी देखना जब भी कोई और होता है वो बनता है इन्हीं एलिमेंट से। देखो चलो, अच्छा मुझे कोई और का नाम बताओ, कोई भी, कोई बताओ, कोई और का नाम बोलो, किसी अयस्क का नाम बोलो, किसी बच्चे ने कोई अयस्क के बारे में पढ़ा हो। जैसे एक फेमस हो रहा है कॉपर पायराइट, उसका फॉर्मूला ये है। देखो सल्फर आ गया उसके अंदर, इसी फैमिली का मेंबर। अर्जेंटाइट, अर्जेंटाइट, देखो इसके अंदर भी सल्फर आ गया, है ना। तो ज्यादातर ये एलिमेंट ना और बनाते हैं, और एस्क बनाते हैं। इन्हें और फॉर्मिंग एलिमेंट कहते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं चैल्कोजेंस। ये आपका एक एमसीक्यू बनता है। द विच फैमिली इज टर्म्ड एज चैल्कोजेंस, विच फैमिली इज कॉल्ड चैल्कोजेंस। इनको हेलोजेंस कहते हैं, वी नो वेरी वेल। हेलोजेंस का मतलब सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स। और इस फैमिली को क्या कहते हैं? नोबेल गैसेस। नोबेल गैसेस, कहते हैं ना उत्कृष्ट गैसें। ये सब हमें फ्री ब्लॉक में बहुत डिटेल में पढ़ना हो। ठीक है, अभी आप कर लेना, जैसे कॉपी करना हो, कोई मुश्किल बात नहीं है, अभी एक साथ नो कर लेना। अगले स्टेप पे आता है। देखो अब अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं पी ब्लॉक के बारे में, जरा ध्यान देना। देखो पी ब्लॉक को ना स्टडी करना होता बहुत टफ है। क्यों टफ है? देखो इसमें ना हर तरह का एलिमेंट है, हर तरह का एलिमेंट इन वर्ड सेंस। एस ब्लॉक में सारी मेटल्स है, पी ब्लॉक में सारी मेटल्स है, एफ ब्लॉक में सारी मेटल्स है। यहाँ पता कौन है? मेटल्स भी है, मेटलॉइड्स भी है, नॉन मेटल्स भी है। ये डी ब्लॉक के साथ एक सीरियस प्रॉब्लम है। मैं लिख रहा हूं इस बात को, कंसिस्ट ऑफ मिक्स्ड एलिमेंट। मिक्स्ड आप समझिए, ये मेटल भी है, नॉन मेटल भी है, मेटलॉइड भी है। क्या पता यही क्वेश्चन इस बार आ जाए नीट के अंदर, कि कौन सा ब्लॉक मिक्स एलिमेंट के मिलने से बना हुआ है। उसमें धातु भी है, अधातु भी है, उपधातु भी है। तो ये एक बहुत मुश्किल काम है। देखो आप कलर देख लो, उनके कलर अलग अलग दिखा रखे हैं, उसके पीछे रीजन ही यही है। उनके कलर के पीछे कॉन्सेप्ट ही है, वो अलग अलग कैटेगरी के एलिमेंट्स है। इससे पी ब्लॉक को पढ़ने में ना बहुत परेशानी भी होती है। चलो यहाँ अलग बात रही। बोलो बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गया? इतना ही काफी है, इतना पढ़ लिया बहुत है, पी ब्लॉक का इतना डिस्कशन बहुत है। जनरल कॉन्फ़िगरेशन को पक्के से याद करो, इन फैमिलीज का नाम पता होना चाहिए। ये आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, चैल्कोजेंस क्यों बोल रहे हैं, और मिक्स एलिमेंट जल्दी से नोट करो, करना चाहते हो फास्ट। इन चैप्टर्स के लिए एनसीईआरटी की हेल्प लो, वहां से बहुत चीजें मिल जाती हैं। वहीं बने बनाए नोट्स भी होते हैं, इनको पढ़ लिया और सीधा प्रॉब्लम कर ली।
डाउट लेकर आए मेरे पास। ऐसे ना मेरे को पहले ही बोला, ऐसे सिलेबस पूरा करना ना एक चैलेंज हो जाएगा, इतना इतना टाइम लगता है। इससे अच्छा हम क्या करें, थोड़ा बहुत थ्योरी करके ना प्रॉब्लम ज्यादा करें। उसमें आप भी अपना 11 12 जो कर रखा है उसकी हेल्प लो ना। बहुत ज्यादा कोचिंग पे डिपेंड होना कुछ समझदारी नहीं होती है। यस फ्रेंड्स, डिस्कशन हमारा पूरा हुआ रिगार्डिंग पी ब्लॉक। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। कैलकुलस, कैलकुलस किस फैमिली को बोला हमने, सब ग्रुप कौन सा है, ये सब पता होना चाहिए हमें। बाकी डिटेल स्टडी करेंगे तो हर ब्लॉक की तो और नॉलेज हमारी बढ़ जाएगी। ठीक है बच्चे, क्लियर हो गया। बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली आल्सो टर्म्ड एज chalcogens, halogens, noble gases, that should be clear to all. Right of periodic table consists of 6 groups of elements. ठीक है स्टूडेंट्स, होपफुली है क्लियर है। ऐसा टू द पॉइंट लिखेगा, और ना मैंने बोला एनसीईआरटी उठाएंगे ना, वहां मिल जाएगा सब चीजें वहीं से है, ये कोई बहुत डिफरेंट नहीं है। अब इसके बाद ऐसे ही शुरू होता है डी ब्लॉक। अब डी ब्लॉक की बात करते हैं हम, एक इस तरह की समरी हम डी ब्लॉक के बारे में देखेंगे। ठीक है, एक ध्यान देना, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं इस बार। टॉपिक इज डी ब्लॉक एलिमेंट्स। देखो पहली बार जो डी ब्लॉक होता है ना, आपको पता है वो टेबल के बीच में होता है। देखो ये रहा डी ब्लॉक, इंटरेस्टिंग, डी ब्लॉक को बीच में रखा हुआ है, तो लाइज इन द मिड, मिड ऑफ द प्रोडिक्ट टेबल कर देंगे हम इसको ना, एक साथ लिख लेंगे। वो लेफ्ट में थे, वो राइट में थे, और ये हमारा मिड में आता है। थोड़ा समझाने में नथिंग स्पेशल। डी ब्लॉक की बात खास होती है, आल्सो कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट, सुना आपने। देखो इस वर्ड पे ना भी बहुत डिबेट नहीं कर रहे हैं। जब हम डी ब्लॉक में पहुंचेंगे ना, डी ब्लॉक में, तो उसको थोरोली स्टडी करेंगे, बहुत डेप्थ में स्टडी करेंगे। इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं, हिंदी में कहते हैं संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व कहते हैं हिंदी में। ये बहुत डिटेल वाला टॉपिक है, ये अभी इस चैप्टर का पार्ट ही नहीं है, ये अब डी ब्लॉक होगा वहां डिस्कस होगा। अभी तो शॉर्ट में कह रहे हैं कंसिस्ट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तीसरी एक इंपॉर्टेंट बात और होती है, कंसिस्ट ऑफ, बता सकता है कितने ग्रुप होंगे इसमें, डी ब्लॉक में कितने ग्रुप होंगे, 10, 10 ग्रुप्स, क्योंकि डी के अंदर मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। पता है कहां से कहां तक, ग्रुप 3 से ग्रुप नंबर 12 तक। देखो आप, 10 ग्रुप है इसमें, 10 ग्रुप, 10 वर्गों के मिलने से बना हुआ है डी ब्लॉक। ठीक है, बड़ी कॉमन सी बात है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात और है, देखो ना ध्यान देना, एक डी ब्लॉक के बारे में स्पेशल बात और है, जनरल कॉन्फ़िगरेशन बहुत सरप्राइज है। जरा इसको ध्यान से समझना, ये कंपटीशन फेवरेट है, इसको फील भी करना है। अभी कल मैंने आपको क्लास में कहा था, जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट है उनके आखिरी में 2 सबशेल आते हैं, 2 कोश, एक एनएस और एक एन माइनस पर डी। देखो वैसे रूल के हिसाब से यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए,
और यहाँ पे 1 से लेके 10 तक। लेकिन डी ब्लॉक के अंदर बहुत सारे क्या है, एक्सेप्शन, अपवाद, जहां पे ओवरऑल फेल हो जाता है। पता है इसे क्या करना पड़ता है? 0 to 2। देखो ये वाला कॉन्फ़िगरेशन माना जाएगा, ध्यान रखना। ये 0 से 2 करने के पीछे रीजन था, 0 से 2 करने के पीछे रीजन था, उसके पीछे कॉज बता दिया मैंने आपको कि इसमें एक्सेप्शन है। एक बात और सुने ना, एनसीईआरटी में क्लास 11 में शायद यहाँ पे 1 to 2 लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में क्लास 11, लेकिन 12th वाली एनसीईआरटी में 0 to 2 ही लिखा हुआ है। फैक्ट बताओ, मैं 0 to 2 ही होना चाहिए, क्योंकि देखो 0 to 2 करने के पीछे रीजन सुनना, कभी कभी एलिमेंट 0 भी हुआ करेगा, कभी 1 कभी 2। 0 वाला एक ही केस है हमारे पास, ये रहा देखो एलिमेंट पैरिडियम। देखो ये पूरी केमिस्ट्री का एक ऐसा एलिमेंट है जिसका आउटर मोस्ट शेल खाली है, इसके आखिरी में NH 0 आता है। 0, ये सरप्राइज बात होती है। इनके अंदर 1 आता है, इसमें 1 आता है, इसमें 1 आता है, इसके अंदर 1 आता है, इसमें 1 आता है। 2 वाले दिए, 2 वाले वो हैं जो जो फॉलो करते हैं रूल, जो रूल को फॉलो करें। हमने सबको कंसिडर कर लिया, हमने एक्सेप्शन वाले केस भी ले लिए, सबको ले लिया। जनरल कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। एक और इंपॉर्टेंट बात है इन एलिमेंट्स के बारे में, डी ब्लॉक में डिटेल में स्टडी करेंगे। फॉर्म मेनली कलर्ड कंपाउंड्स, ये ज्यादातर कलर्ड कंपाउंड्स बनाते हैं। कलर्ड मीन्स रंगीन, रंगीन यौगिक। करेंगे इन बातों में बहुत डिटेल आएगी। डी एंड एफ ब्लॉक इन चीजों से भरा पड़ा है। अभी तो सिर्फ हमारे लिए ये मैटर करता था, ये मैटर करता था ट्रांस एलिमेंट करना, और ये भी डिटेल में सिखा देंगे आपको। तो ये भी एक सिंपल सा डिस्कशन हुआ, और बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो एक समरी है, समरी जैसे एक ब्रीफ है, कॉपी करना कर लो फटाफट, जल्दी बट। अभी चैप्टर्स आएंगे बहुत डिटेल में, डी ब्लॉक पूरा एक चैप्टर है, थोड़ी पढ़ना पड़ेगा, किस चीज को रीजन के साथ पढ़ना पड़ेगा। लॉजिक बहुत ट्रिकी होती है। मिड ऑफ द टेबल, आल्सो कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट, संक्रमण तत्व, 10 ग्रुप के मिलने से बना हुआ है। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसको जनरल कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। और ये कंपाउंड कलर्ड होते हैं, मेनली कलर्ड कंपाउंड्स, इसको हिंदी में रंगीन यौगिक कहते हैं। कलर के पीछे रीजन क्या आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो कलर की केमिस्ट्री भी हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, ठीक है ना। और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है, सबके टिप्स पे होना चाहिए, बहुत आते हैं, ये सब कंपटीशन फेवरेट है। इस सब आपको डी एंड एफ ब्लॉक मिलेगा अच्छे से। चलो स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया। देखो 1996 में क्वेश्चन आया भी हुआ है, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स इज एग्जिबिटेड बाय। देखो वही आ गया क्वेश्चन कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से होता है। ठीक है बच्चे, तो इन चीजों को बुक को टिप्स पे कर लो, कुछ जरा सा भी कंफ्यूजन किसी को ना हो। और थोरोली चैप्टर्स आने हैं तो बहुत डिटेल में देखे जाएंगे, टेंशन की कोई बात नहीं है। इसके बाद आता है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक भी हमें स्टडी करना है। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, पहली बात तो उनकी पोजीशन पता क्या है, टेबल में नीचे है, लाइज बिलो, बिलो ऑफ द टेबल। मतलब समझो हमारे टेबल में सबसे नीचे बैठे हैं ये एफ ब्लॉक, तेरा देखो, तेरा देखो। उसके बाद एक इंटरेस्टिंग बात है, अभी नोट मत करना, आल्सो कॉल्ड, पता है किसको क्या बोलते हैं इनको? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। मैंने कहा ना, जब डी एंड एफ ब्लॉक में जाएंगे तो इन बातों को बहुत डिटेल में देखा जाएगा। अभी हमारा एम बहुत डिफरेंट है, एक समरी बनानी है और कुछ नहीं करना है।
फिर एफ ब्लॉक में दो सीरीज होती है, दो सीरीज, इसमें दो श्रेणियां होती है, उनको श्रेणी कहते हैं। दो सीरीज कौन कौन सी है? एक का नाम क्या है? लेंथेनॉइड्स, और एक का नाम क्या है? एक्टिनॉइड। लेंथेनॉइड्स आल्सो कॉल्ड 4F सीरीज, एक्टिनॉइड्स को क्या बोलते हैं? 5F सीरीज। सब पढ़ा जाएगा, बिल्कुल वरीड ना होइए। अब पता सबसे मेन चीज क्या है? जनरल कॉन्फ़िगरेशन। देखो आपको सुन के बहुत सरप्राइज लगेगा, आप रुक जाना। देखो जनरल कॉन्फ़िगरेशन बहुत अजीब है इनका। NS, N-1D और N-2F। अभी अभी समझाएंगे क्या कहना चाहता हूं मैं इससे। यहाँ पे 2 आता है, यहाँ पे 1 to 14 होता है, यहाँ पे 0 to 1 होता है। देखो अब सुनो, देखो 1 मिनट रुक जाओ। एक तो ये NS, ये N-1 और N-2 का मतलब क्या हुआ? आप ना N को कुछ मान लो N की वैल्यू 7 है, 7। ये क्या हो गया? 6। ये क्या हो गया? 5। 7 का मतलब जैसे आउटर मोस्ट शेल, ये कौन है? पेनेंटीमेट शेल। इसे क्या बोलते हैं? एंटी पेनेंटीमेट शेल। देखो वायतम कोश, उससे अंदर वाला कोश, उससे भी अंदर वाला कोश, तीनों का पार्टिसिपेशन। देखो ये बड़ी अजीब बात है। देखो अभी अभी रुक जाओ, देखो अभी अभी इसको लिखो मत, अभी ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। एस ब्लॉक का एलिमेंट होता है ना, सिर्फ आउटर मोस्ट शेल आता, आउटर मोस्ट। पी वाला होता है ना, सिर्फ आउटर मोस्ट आता। अगर डी वाला है ना, तो आउटर मोस्ट तो आ ही रहा है, तो आ रहा है साथ में, उससे अंदर वाला भी आ रहा है, सेकंड लास्ट, लास्ट एंड सेकंड लास्ट। और यहां क्या हो रहा है? लास्ट, सेकंड लास्ट एंड थर्ड लास्ट। आखिरी के 3 कोश आते हैं। बहुत बड़ी बात है, इन बातों में बहुत डिस्कशन होगा, अभी को फायदा नहीं है। अभी तो लर्न करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे देखो वैसे 1 to 40 नहीं आना चाहिए, लेकिन ये 0 to 1 क्यों बोलना पड़ा? क्योंकि इनके अंदर बहुत सारे एक्सेप्शन होंगे, अपवाद होंगे, उन्हें कवर करने के लिए ऐसा कर। ठीक है, लो भाई इनको भी नोट कर लो। जबकि वहां पूछेंगे तो बहुत डिटेल में देख लेंगे, तो घबराने की बात नहीं है। इन सब बातों के रीजंस बन जाएंगे, ऐसा क्यों होता है, किस तरह से। देखो अब हर ब्लॉक का हमारा डिस्कशन हो गया, हर ब्लॉक की एक समरी बना दी हमने, एक ब्रीफ देख ही लिया। आपको कोई प्रॉब्लम मिले आप लेकर आओ, मना नहीं कर रहे हैं। पढ़ेंगे तो प्रॉब्लम्स भी आएंगी, तो उनको लेके आना चाहिए, पूछना चाहिए। तो टेस्ट सीरीज कर रहा हो, किसी के पास कोई लेटेस्ट क्वेश्चन, सर ये टेस्ट में क्वेश्चन आ गया समझ नहीं आया, किसी ब्रांच का हो, आप पूछा तो करो। आप पता नहीं आप कैसे यार, बस बार बार कहना पड़ता है, अच्छा नहीं लगता हमें। जागिए, मेहनत करिए। ये भी डिस्कशन हमारा पूरा हुआ, ठीक है। अब देखो इसके बाद चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट शुरू होता है, जिसको बोलते हैं ना पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, आवर्तिक गुण। इस चैप्टर के 2 पार्ट एक्चुअली ना। अब इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट शुरू होता है, इसको रब कर दी। आपको स्टडी मटेरियल नहीं यहाँ से मिलता है ना। हेलो स्टूडेंट्स, क्लियर है होपफुली? चलो ओके, देखो अब हमारा चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट शुरू होता है, उसको बोलते हैं बेसिकली पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कहते हैं। उससे पहले हम एक बार डिस्कस करेंगे पीरियोडिसिटी। अब नोट करें, हेडिंग नेम इज व्हाट है, पीरियोडिसिटी। हिंदी में कहते हैं आवर्तता, हिंदी नेम होता है इसका आवर्तता, जिसे पीरियोडिसिटी। अब देखो ये पीरियोडिसिटी क्या चीज है, या आवर्तता क्या, अगला ध्यान देना देंगे। चलिए आप यहाँ पे अटेंशन पे करिए। देखो सबको पता है ये हमारी पीरियोडिक टेबल है, वेल ऑलराइट। ये कोई ऑर्डिनरी टेबल नहीं है, ये कोई आम सारणी नहीं है, इसका नाम है पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक, है ना, आवर्त सारणी। पहले ना इस बात पे डिस्कशन करते हैं, ये पीरियोडिक वर्ड का मतलब क्या है, या पीरियोडिसिटी का मतलब क्या है। किसी को पता है पीरियोडिसिटी क्या होती है? क्या होती है आवर्तता? Repetition of something. सही कह रहे हैं। पता पीरियोडिसिटी शो करता है रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज, ये रिपीटिशन को शो करता है। अभी तो अगर हम केमिस्ट्री कॉन्टेक्स्ट से बात करें तो रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज, गुणों का क्या होना, पुनरावृत्ति होना।
रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज आफ्टर सर्टेन इंटरवल, आफ्टर सर्टेन इंटरवल। देखो ध्यान देना, बात ना करो प्लीज। एक निश्चित इंटरवल के बाद आपको क्या मिलेगा? प्रॉपर्टीज का रिपीटिशन मिलेगा, गुणों की पुनरावृत्ति मिलेगी। देखो आपको रियलाइज करवाते हैं, ध्यान देना। ये टेबल हमारे पास है। मान लीजिए आपने यहां से पढ़ना शुरू करा पोटेशियम, आप पोटेशियम से इधर जा रहे हैं। पोटेशियम ना बहुत बड़ा होता है, आपको पता हो, बिग इन साइज, सबसे बड़ा है ये अपने आवर्त में। आप इधर चलने लगे, साइज घट रहा है, साइज घटता है, ऐसे घटता रहा घटता रहा घटता रहा। अब जैसे ही आप शुरू में आए, साइज फिर बड़ा हो गया, फिर घटता रहा घटता रहा घटता रहा, फिर शुरू में आए, फिर साइज क्या हो गया? बड़ा हो गया। देखो ये है इस टेबल की स्पेशलिटी, प्रॉपर्टीज का रिपीटिशन आफ्टर सर्टेन इंटरवल। एक निश्चित अंतर के बाद आपको गुणों के अंदर क्या मिलेगी? पुनरावृत्ति मिलेगी, पुनरावृत्ति। जो ये रिपीटिशन हो रहा है ना, इसलिए इस टेबल को क्या बोलते हैं हम लोग? पीरियोडिक टेबल। ये आम सारणी नहीं है। मान लीजिए आपने घर पे अपना टाइम टेबल बना दिया, आप टेबल तो वो भी है ना, आपने पढ़ने का अपना टाइम टेबल बना दिया, वो एक सिंपल टेबल है, उसको पीरियोडिक टेबल नहीं कह सकते। ये हमारी जो टेबल है, ये ऑर्डिनरी टेबल नहीं। मैंने कल भी आपसे कहा था कि इस टेबल को बनाने में सारा काम मेंडलीफ ने किया। मेंडलीफ को बहुत प्रेज मिलती है, बहुत ऑनर मिलता है। तो उसके पीछे रीजन है कि मेंडलीफ ने टेबल को इस तरह से बनाया था कि इस टेबल के अंदर क्या थी? पीरियोडिसिटी, आवर्तता। तो पीरियोडिसिटी की वजह से इसको बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। मैंने आपको पीरियोडिसिटी की डेफिनेशन बता दी। अब सवाल ये है, पीछे गर्ल्स बात मत करो, थोड़ा पीछे ध्यान दे लीजिए। आप भी अभी क्वेश्चन पूछने आवाज नहीं निकलेगी आप लोगों की। अब दूसरा पॉइंट है, ऐसा क्यों होता है? अच्छा, क्यों है पीरियोडिसिटी? बताइए, आप ही बता दीजिए। अब दोनों बातें कर रहे थे गर्ल्स, बस अब नहीं बोल सकते। Sir, same electric circuit. सेम कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आउटर मोस्ट शेल। देखो सही बात है, ड्यू टू सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये बात भी बोल देते चल जाएगा। देखो ध्यान देना, सोडियम है या पोटेशियम है, अगर आप इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, इसके लास्ट में आता है 4s1। रुबिडियम के लास्ट में क्या आता है? 5s1। सीजन के लास्ट में क्या आता है? 6s1। ऐसा होता है ड्यू टू सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वैलेंस शेल। वैलेंस शेल, जो हमारा वैलेंस शेल होता है ना, वायतम कोश, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। प्रॉपर्टीज कंट्रोल ही वही करता है, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन सेम आ रहा होता है। जब वो सेम हो गया तो प्रॉपर्टीज भी आपको सेम मिलेंगी। जैसे एक छोटी सी बात है, एक मिनट, फ्लोरीन है, आप इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, इसके लास्ट में आता है 2s2 2p5। तो क्लोरीन के लास्ट में पता क्या आता है? 3s2 3p5। ब्रोमीन के लास्ट में 4s2 4p5। ये सेम आने की वजह से क्या होता है? प्रॉपर्टी सेम आती है। तो ये देखो, ये कितना अच्छा क्वेश्चन बनता है। पीरियोडिसिटी क्या है और पीरियोडिसिटी का रीजन क्या है, ये दोनों बातें बताओ। ये असर्शन रीजन है, आपको मिलेगा ही मिलेगा। और हमारी ये टेबल जो है, ये पीरियोडिक टेबल है, इसके अंदर पीरियोडिसिटी। अभी नोट मत करना। अब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है, कौन कौन से ऐसे गुण है, कौन कौन सी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है, पता है आपको? हाँ, एटॉमिक साइज, परमाणु का आकार। अभी बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा इसको। उसके बाद आयनाइजेशन एंथैल्पी, उसके बाद इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, फोर्थ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आ रहा है समझ? इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर। अब देखो, इन सबको हमें पढ़ना पड़ेगा, ये सारी प्रॉपर्टीज वन बाय वन पढ़नी पड़ेगी, कि कैसे बढ़ती हैं कैसे घटती हैं, इन सबको देखना होगा। ओके, तब जाके चैप्टर हमारा कंप्लीट होगा। ये सब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है, मेटालिक करेक्टर। अब नोट कर लो प्लीज। अब बात करके यहाँ पे सब अटेंशन पे करें, बिल्कुल काम करिए। देखिए फटाफट, बहुत सारा काम पेंडिंग है। नवंबर देख के आज डेट 13 हो गई, नवंबर खत्म होने वाला है, मिड नवंबर में बैठे आप। तो अभी नॉर्मल चल रही है, पूरी ऑर्गेनिक पेंडिंग है।
ये होती है क्लोडिक प्रॉपर्टीज, दैट शुड बी क्लियर। अब इन सबको देखो वन बाय वन डिस्कस करना पड़ेगा, तो चैप्टर हमारा फिनिश हो गया। सबने कॉपी कर लिया? तो पहले स्टार्ट करें एटॉमिक साइज। नोट कर लीजिए हेडिंग एटॉमिक साइज, परमाणु का आकार। एटॉमिक साइज कहते हैं इसको, परमाणु का आकार। अब देखिए एटॉमिक साइज का लेक्चर करते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो एटॉमिक साइज है ना, परमाणु आकार की हम बात करें तो इसका मतलब इनडायरेक्टली किसकी बात हो रही है? तो जानता है, रेडियस, त्रिज्या की बात हो रही है। देखो ये आकार, एटॉमिक साइज का मतलब यहाँ पे एटॉमिक रेडियस से है, परमाणुीय त्रिज्या। आप समझ रहे हैं? साइज का साफ साफ मतलब किससे है? रेडियस से, त्रिज्या से। तो हम त्रिज्या की बात करने जा रहे हैं। गॉट इट? ये रेडियस निकाला करेंगे, बस इसी को हम साइज कह देते हैं। अब यहाँ पे ना एक छोटा क्वेश्चन बनता है, देखो कहना बड़ा आसान है, रेडियस निकाल लेंगे। मैं एक लाइन लिखता हूं, इट इज नॉट इजियर टू कैलकुलेट दिस रेडियस। देखो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनता है, इसको निकालना आसान नहीं है। कहना बड़ा आसान है, त्रिज्या निकाल देंगे और काम खत्म हो जाएगा, लेकिन इस त्रिज्या को निकालना ही बहुत मुश्किल है। बताना चाहता है क्यों? ओके गुड, सही है। और कोई किसी के पास व्यू, और कोई पॉइंट ऑफ व्यू बोलो, उसके बहुत सारे आंसर बन सकते हैं। देखो पहले इनकी बात कंसिडर करते हैं, शी इज राइट है। देखिए जैसे हमने ये परमाणु बनाया ना, ये हमने एटम बनाया, ये गलत है। कभी भी एटम की ना जो क्लियर बाउंड्री नहीं होती, बाउंड्री। देखो एक मिनट ध्यान देना, जैसे आपको ये फिगर दिख रही है, आपको साफ साफ बाउंड्री दिख रही है, ये बाउंड्री, ये बाउंड्री ना क्लियर नहीं होती, ये ब्लर होती है, ब्लर। मतलब जो एटम है ना, देखो इस तरह से है, देखो, ये ऐसे ब्लर होता है, ब्लर है ना, कहते हैं ना पिक्चर ब्लर आ रही है, इस तरह से होता है। देखो इसकी क्लियर बाउंड्री नहीं है, शार्प बाउंड्री नहीं है। अगर मैं आपको ऐसे फिगर दे दूं और आपसे रेडियस निकालने के लिए बोलूं, आप एग्जैक्ट निकाल ही नहीं पाओगे, एरर आएगी। देखिए देखो साफ पिक्चर है कब। अब इसको और हल्का कर देते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, देखो ये सही कह रहे हैं, बिल्कुल 100% राइट है यार। इसके पीछे कॉज यही है, एज एटम हैज नो शार्प बाउंड्री। एटम की ना कोई शार्प बाउंड्री नहीं होती है, शार्प बाउंड्री, है ना। जब शार्प बाउंड्री नहीं है तो एरर के चांस रहेंगे ही रहेंगे। जैसे आपने देखा, मान लीजिए आपने एक प्लॉट खरीदा, मान लीजिए कहीं आपने आपने अपने हॉस्पिटल के लिए अभी तो जमीन ले ली, नीट में सिलेक्शन तो हो ही जाएगा, एमबीबीएस करेंगे, एमडी करेंगे, आगे सीधा सहारनपुर हॉस्पिटल को लेंगे। आपने देखो आउटर पे लैंड ले ली, है ना, बहुत बड़ी लैंड ले ली आपने। तो क्या जिम्मेदारी, लैंड लेने के बाद क्या करें उसकी आप? बाउंड्री बनवा दें, एक गेट लगा दें इसके ऊपर। नो प्रॉब्लम।
सेफ है आप, कोई भी आपकी जगह से लैंड ले नहीं सकता। मान लीजिए आपने बाउंड्री बनवाई छोड़ दी थी ऐसे ही, अब कई साल गए हो गए, आप गए नहीं वहां पे, तो जो आसपास के लोग हैं पता लगा उन्होंने थोड़ी सी लैंड आपकी यहाँ से ले ली, कहते कब्जा कर लिया, ऐसे होगी सिचुएशन, आपका नुकसान हो जाएगा। अब कहाँ तक आप कोर्ट केस करेंगे, तो इसलिए बाउंड्री बनवा लें। अब ये तो बात मैंने ऐसी बताई, यहाँ पे शार्प बाउंड्री नहीं है, परेशानी ये है। जब शार्प बाउंड्री है तो रेडियस कैसे नहीं, देखो ये बहुत अच्छा है ना, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनता है, ये आ सकता है असर्शन रीजन की फॉर्म में। जरा इस सेंटेंस को पूरा करो आप फटाफट, जल्दी से नोट कर लो, ये सेंटेंस पूरा लिख लो, इसके साथ आंसर भी है। डॉक्टर हमजा फिर आप लैंड परचेज कर ही लीजिए, किस रोड पे बनाएंगे हॉस्पिटल, तो रोड सोची, अभी तो सोच लीजिए, पता 10 साल के बाद कितनी कॉस्टली जमीन हो चुकी होगी। आपसे पैसे मिलके कर सकते हैं, मिला के कर लीजिए पार्टनरशिप में, और क्या। एक चीज के एक्सपर्ट आप हैं, एक ही एक्सपर्ट है, इधर बैठे हैं एक्सपर्ट, 8-10 लोग की टीम होगी ना, हॉस्पिटल सुपर हिट चलेगा। लिख देना, कोई बच्चा अभ्युदय वाला आएगा फ्री ट्रीटमेंट, अभ्युदय वाले के ट्रीटमेंट के पैसे मत लेना, बच्चा आएगा वहां को भी। रमजान जी शुरू हो जाएगी, बस मेहनत करना शुरू करो। वैसे नवंबर खत्म होने वाला है, कब पढ़ना शुरू करेंगे नवंबर के बाद, तो सोचा होगा, क्रिसमस आ रहा है उसके बाद है, ईद तो बहुत दूर है अभी। सचिन कुमार भी था, सचिन कुमार भी था। मेरा ब्रदर है, कितने लगा ऐसा तीन घंटे पहले सर हाथ धोने के लिए ऐसे नहीं। सचिन काची लेते क्लियर हुआ, आई थिंक सो। ठीक है बच्चों, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, दैट शुड बी फाइनल। ठीक है, तो कोई शार्प बाउंड्री नहीं है, इसलिए इसको निकालना आसान नहीं होता। देखो फिर क्वेश्चन है कि रेडियस कैसे निकाली जाती है, देखो अब इसकी अप्रोच समझना। जैसे मान लो आपको हाइड्रोजन की रेडियस निकालनी है, देखो हम कभी एटम की हेल्प लेंगे नहीं, हम पता जानबूझ के क्या लेंगे, उसका मोलिक्यूल, देखो उसका अणु लेंगे। जैसे ये हाइड्रोजन का मोलिक्यूल है, देखो ये हाइड्रोजन का मोलिक्यूल है, हमने जानबूझ के अणु लिया और ये डिस्टेंस निकाल लिया, इसे बोलते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। क्या कहते हैं, क्या होता है इंटर न्यूक्लियर, जो नाभिक है, नाभिक न्यूक्लियस है उनके बीच का डिस्टेंस, बस इसका हाफ कर देंगे, इसका हाफ करते ही आपको रेडियस मिल जाएगी। इज इट क्लियर, बताओ सबको आया समझ। इससे क्या फायदा हुआ, हमें बाउंड्री तक मेजर करना ही नहीं पड़ा, वो बाउंड्री वाली प्रॉब्लम खत्म हो गई। अगर बाउंड्री तक करते तो एरर आती ही आती, अब वो एरर खत्म हो गई, ये हमारा एक जनरल वे बन गया। अब इसके ऊपर बहुत डिस्कशन होगा, एक बार आप ऐसे हाईलाइट करना कर दो। इसकी थ्योरी हम बाकी ना कल देख पाएंगे, बहुत लेंदी है अभी, टाइम भी हो रहा है। तो आप आज जाके इतना फिनिश करो, कल मैं सारी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कल परसों तक एंड करने की कोशिश करूंगा, चैप्टर हमारा जल्दी खत्म हो जाएगा, चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन जितना हमने शुरुआत किया वो सब करना चाहिए आपको ना, उसको स्ट्रॉन्ग करें एज मच एज यू कैन। ठीक है बच्चों, फिर आज के लिए इतना ही, और प्रॉब्लम करें जितना कर सकते हैं मैक्सिमम। इसको भी यहीं पे इनकम्प्लीट कर रहे हैं, इस पे और डिबेट कल होगी, रेडियस के टाइप्स आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके डन।